पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो थे आईएएस का जो टेस्ट देख रहे थे और टेस्ट नंबर 13 तक तो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग उसके आगे जो 14 नंबर जो टेस्ट आया है उसको देखेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और इसमें देखेंगे तो करंट अफेयर जून 2024 कराएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बता दें कि आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2024 से लगातार करंट अफेयर का रिवीजन कराया जा रहा है। तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। उस चैनल पर नए हो तो फिर आप लोगों से कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित समुद्री प्राणियों में किनमें श्वसन के लिए क्लोम या गिल्स नहीं होते हैं। तो क्लोम क्या होता है? गलफड़ा होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से जो समुद्री प्राणी क्या करते हैं तो श्वसन क्रिया करते हैं। तो देखें तो इसमें क्या पूछा है कि किसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो डॉल्फिन देखिए किसमें किसमें नहीं होते। डॉल्फिन में, व्हेल में और वार्लस में क्या होते हैं तो इसमें जो क्लोम होते हैं अनुपस्थित रहते हैं, इसमें नहीं रहते हैं इनमें। और ऑक्टोपस में जो है कि ऑक्टोपस में श्वसन के लिए क्लोम जो है गिल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? तो पहले का बी हो जाएगा। और देखें तो डॉल्फिन और व्हेल और वालरस है, इनको क्या करना पड़ता है श्वसन के लिए? तो बार बार समुद्र की सतह पर आना पड़ता है, जो समुद्र के जो तट होते हैं सतह पर वहाँ पर आना पड़ता है इन लोगों को। तो पहले क्या हो जाएगा? पहले का आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लें क्या है। निम्नलिखित जंतुओं में किसका हृदय 4 कक्षी है? तो इसमें पूछा है कि किस जंतु का जो हृदय होता है वो 4 कक्षी होता है। और ये देखिए पेपर, ये जो प्रश्न है, ये पेपर जो 2022 का प्रीलिम हुआ था उसमें आया था, पीसीएस प्रीलिम में। तो किसका हृदय 4 कक्षी होता है? तो मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्षी होता है। बाकी जो है कि छिपकली का, मेढक का और जो पानी कुत्ता है न्यूट्रियस का, इसका जो हृदय होता है वो कितना होता है? त्रिकक्षी होता है, ठीक है। कितना होता है? त्रिकक्षी होता है। बाकी जो सरीसृप हैं इनका भी जो हृदय होता है कैसे होता है? त्रिकक्षी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षी होता है। लेकिन ये भी देखें तो ये अपवादी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्न युगों में से कौन सा एक्साइज सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मोरिकल्चर तो शहतूत कृषि संबंधित है, ये सही दिया है। मेरिकल्चर तो समुद्री जंतुओं वनस्पतियों की कृषि संबंधित है। वेजिकल्चर तो सब्जियों पौधों की कृषि संबंधित है। उलेरिकल्चर तो फूलों की कृषि दिया है, बल्कि फ्लोरिकल्चर का संबंध किसी है तो ये सब्जियों की कृषि संबंधित है, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत पुष्प की कृषि जो होती है इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तीसरे का डी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं था, देखना था। चौथा प्रश्न कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये दिया है एक्सान, बी दिया है डेंड्रिट, सी दिया है सिनेप्सस और डी दिया है न्यूरॉन। तो देखें तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? इसको सिनेप्सस बोलते हैं, ठीक है। सिनेप्सस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिनेप्सस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जो 5वां प्रश्न है क्या है, क्या दिया है। 5वां प्रश्न काकोरी कांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन को देखना है। तो देखें तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, तो बिल्कुल ये सही दिया है, ठीक है। अभी काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया था। क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम 9 अगस्त 1925 को दिया, जिसमें 6 डाउन लखनऊ सहारनपुर ट्रेन से ब्रिटिश खजाना लूट लिया गया था। तो देखिए जो डेट इसका दिया है 9 अगस्त 1925, ये तो सही दिया है। लेकिन 6 डाउन ट्रेन नहीं बल्कि कितना तो 8 डाउन, कितना तो 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ ट्रेन में दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये कथन जो है गलत हो जाएगा। बाकी क्या है आगे? सी दिया है कि इस घटना का अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल ने केस के दौरान लखनऊ जेल में प्रसिद्ध गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा था, तो बिल्कुल ये सही दिया है। आगे कि बिस्मिल ने इस मुकदमे में पैरवी स्वयं की क्योंकि हुकूमत ने उन्हें एक बहुत साधारण वकील लक्ष्मी शंकर मिश्र उपलब्ध कराया था, तो बिल्कुल ये सही दिया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर देखें तो इसमें क्या देखना था, कौन सा इसमें असत्य है? तो देखें तो बी वाला जो है कि ये असत्य दिया है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कि लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल 1929 के दुर्लभ दस्तावेज की प्रति निम्न में से किस विद्यालय में रखी गई है? ये दिया लाहौर विश्वविद्यालय में, बी दिया पंजाब विश्वविद्यालय में, सी दिया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में और डी दिया कराची विश्वविद्यालय में। तो बता दें जो लाहौर षड्यंत्र केस था उनके ट्रायल में भगत सिंह के द्वारा जो दुर्लभ दस्तावेज की प्रति है वो कहाँ पर रखा गया है? तो ये कहाँ पर है? तो ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रखा गया है, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रखा गया है। और कितने पेजों से है? तो 2000 पेजों के दुर्लभ दस्तावेज है, ठीक है, जो कहाँ पर रखेंगे? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में रखे गए हैं। तो 6वें का सी हो जाएगा। 7वां प्रश्न के निम्न युगों में से कौन सा एक्साइज सुमेलित नहीं है? तो देखिए देख लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में इसका गठन हुआ, तो बिल्कुल ये सही दिया है, ठीक है, ये सही दिया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसकी स्थापना क्या? तो 1923 दिया है, बल्कि 1923 में नहीं बल्कि कब? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और भारत बोल सेविक पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1939 में, ये सही दिया है। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी तो ये 1940 में, ये भी सही दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वें का बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? लॉर्ड वेलेज़ली ने प्रशासनिक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु नवंबर 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, जहां उन्हें साहित्य विज्ञान और भारतीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था, तो बिल्कुल सही दिया है। कंपनी के निदेशकों को यह बात नागवार लगी अतः उन्होंने इंग्लैंड के हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना 1806 ईस्वी में की, जहाँ इन तरुण पदाधिकारियों को 2 वर्ष तक परीक्षण लेना होता था, तो ये भी सही
सही दिया, तो देखें तो 8वें का दोनों कथन जो है कि सही दिया है, 8वें का सी हो जाएगा। 9वां प्रश्न कि शिशु कन्या वध के विरुद्ध निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने कानून बनाया था, ठीक है, तो देख लेते हैं किसने बनाया था। तो इसमें सर जॉन शोर ने भी बनाया था, ठीक है, कानून। लॉर्ड वेलेस्ली ने भी बनाया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भी बनाया था, लॉर्ड हार्डिंग ने भी बनाया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 9वें का आंसर डी हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में जाने हम लोग, तो देखें तो जॉन शोर ने, सर जॉन शोर ने किसके, तो नियम 21 के तहत, ठीक है, नियम 21 के तहत 1795 में, कब, तो 1795 में कन्या शिशु हत्या की साधारण हत्या घोषित कर दिया था। और देखें तो लॉर्ड वेलेस्ली ने नियम 3 के तहत, किसके तहत, तो नियम आप लोग याद रखिए, नियम 3 के तहत 1804 में इसकी पुष्टि की। और वाइस देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब है, तो 1829 में इसका विस्तार राजपूताना में किया गया। और लॉर्ड हार्डिंग ने इसका संपूर्ण भारत में क्या किया, तो प्रभावी रूप से इसको लागू किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 9वें का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 11वां प्रश्न की औद्योगिक नगर किसे कहते हैं जहाँ 75% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो, जहाँ 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो, जहाँ 65% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो। और डी दिया इनमें से कोई नहीं, तो बता दें जो औद्योगिक नगर है किसे कहा जाता है, तो जहाँ 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो। तो 60 10 से क्या हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा आंसर इसका। अब 11वां प्रश्न देख रहे हैं, द बिग स्प्लैंड संकल्पना संबंधित है। ए दिया पृथ्वी की उत्पत्ति से, बी दिया सूर्य की उत्पत्ति से, और सी दिया ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, और डी दिया चंद्रमा की उत्पत्ति से। तो बता दें द बिग स्प्लैंड संकल्पना किससे संबंधित, तो ये चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। और इसमें क्या है, तो देखें तो जो चंद्रमा के बारे में लोकप्रिय संकल्पना है, और इनके अनुसार देखें तो लगभग 415 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार का पिंड क्या था, तो पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूटने से क्या हुआ, तो चंद्रमा का इसमें निर्माण हुआ। तो यही द बिग स्प्लैंड संकल्पना थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 11 का डी हो जाएगा। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जाँच में निम्नलिखित में से किसका पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। तो देख लेते हैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, सी दिया सीसा था कार्बन कण, और डी दिया नाइट्रोजन था सल्फर के ऑक्साइड। तो बता दें कि सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान था, उसकी मात्रा को मापा जाता है, किसका, तो सीसा था कार्बन कण का। तो क्या हो जाएगा 12 का सी हो जाएगा, ठीक है, 12 का आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 13वां प्रश्न के निम्नलिखित किस विदेशी यात्री द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत से 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ये दिया मार्को पोलो के, बी दिया एवन बतूता के, सी दिया एथिंग के, और डी दिया तारानाथ के। तो देखिए जो ये यात्रा जो वृत्तांत था, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा, इब्न बतूता के। ये कहाँ का था, तो अरबी था। और ये देखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है, किसके दरबार, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, तो 13 क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। 14वां प्रश्न, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहाउद्दीन तैयब जी, इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो कब किया था, तो ए दिया है अहमदाबाद अधिवेशन में, बी दिया है मद्रास अधिवेशन में, सी दिया है मुंबई अधिवेशन में, और डी दिया है कलकत्ता अधिवेशन की। तो देखें तो प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष बहाउद्दीन तैयब जी थे, ये किसमें तो अध्यक्षता की है, तो ये मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो कब हुआ, तो 1887 में, ठीक है, 1887 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कहाँ पर, तो मद्रास में, उसी में प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे बहाउद्दीन तैयब जी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 14 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 15वां प्रश्न के उत्तर मेरू अभिलेखों में किस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्र प्राप्त होता है। तो ए दिया है चोल साम्राज्य, बी दिया है पांड्य साम्राज्य, और सी दिया है चेर साम्राज्य, और डी दिया है पल्लव साम्राज्य। तो बता दें उत्तर मेरू अभिलेख में किस साम्राज्य की ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्र मिलता है, तो किसमें मिलता है, तो ये चोल साम्राज्य में, ठीक है, चोल साम्राज्य में समग्र चित्र जो है कि इससे प्राप्त होता है। और देखें तो जो चोल सम्राट परांतक था वो 12वें और 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरू अभिलेख में चोलकालीन किसमें, तो चोलकालीन में स्थानीय स्वशासन और ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 15 का ई हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 16वां प्रश्न के निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, तो बिल्कुल ये सही दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के सामने बनता है, और इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्तल लेंस का नहीं बल्कि किसका प्रयोग होता है, इसमें इसके निवारण के लिए फोकस दूरी होती है उसके लिए उत्तल लेंस की, किसके, तो उत्तल नहीं बल्कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखें तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए एक निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति की नज़दीक की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। वैसे ही जो निकट दृष्टि दोष होता है उसी का अपोजिट दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है। तो उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है दूर दृष्टि दोष में। और इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर न बन करके कहाँ पर, तो रेटिना के, कहाँ पर बनता है, तो रेटिना के आगे बनने लगता है, ठीक है। और इसके निवारण के लिए क्या किया, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 17वां प्रश्न के निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ये दिया है मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो इसका क्या दिया है, तो कोलमल दिया है, ठीक है। बी दिया है कि लेड ऑक्साइड, ठीक है, केरोसिव सब्लिमेट दिया है, सी दिया है मर्क्यूरस क्लोराइड लिथार्ड दिया है, और डी दिया है मर्क्यूरिक सल्फोइड
तो इसका दिया है तो व्हाइट लेड दिया है, तो देखें तो इसमें कौन से एक सही सुमेलित है, तो देखें तो इसका जो मर्क्यूरी क्लोराइड है कोलुमल, ये सही दिया है, ठीक है, सही दिया है, या कोरोसिव सब्लिमेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और लेड ऑक्साइड क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड का आपका लिथार्ज हो जाएगा, ठीक है, लिथार्ज हो जाएगा। और मर्क्यूरी क्लोराइड क्या हो जाएगा, तो कोरोसिव सब्लिमेट हो जाएगा, ठीक है, कोरोसिव सब्लिमेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17वां का ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 18वां प्रश्न क्या है कि निम्न युगों में से कौन से सही सुमेलित नहीं। तो देखिए ये प्रश्न तो बहुत ईजी है, ये आता है उपनाम जो होते हैं कि जो भूगोल में उपनाम के से टॉपिक को है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक प्रश्न बन ही जाता है। देखिए क्या दिया है, प्रातःकालीन शांत स्थल तो एक कोरिया, ये सही दिया है, ठीक है। एडियाटिक सागर की रानी उपनाम क्या है, तो रोम को बोला जाता है। माइनिंग घोस्ट टाउन तो क्या है, तो माइनिंग घोस्ट टाउन को क्या बोलते हैं, तो कुलगाड़ी, ये सही दिया है, ठीक है। और सर्वाधिक लवणता किसमें है, तो वान झील में कितना, तो 330% है। और देखिए यहाँ पे हमसे गलती हो गई कि एडियाटिक सागर की रानी रोम को नहीं बल्कि किसको बोला जाता है, तो ये इटली के शहर वेनिस को, ठीक है, इटली के वेनिस शहर को एडियाटिक सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो 18 का बी हो जाएगा। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा एक नगर किसी देश की राजधानी नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ए दिया है निकोसिया, बी दिया है पोर्ट लुइस, और सी दिया है बर्न, और सी डी दिया है क्राइस्टचर्च। देखिए अब राजधानी से ऐसे प्रश्न बनने लगे हैं कि किसका एक नगर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो क्राइस्टचर्च की जो एक शहर है ये इसकी राजधानी नहीं है। देखें तो क्राइस्टचर्च कहाँ पर, तो न्यूजीलैंड का एक शहर है, ठीक है, न्यूजीलैंड का एक शहर है। बल्कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और साइप्रस की राजधानी क्या है, तो साइप्रस की राजधानी आपका निकोसिया है, ठीक है। और मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो बर्न है, ठीक है। और क्राइस्टचर्च आप लोगों को बता ही दिए कि एक शहर है, ठीक है। आया क्या है 20वां प्रश्न के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है। ए दिया चेन्नई में, बी दिया नई दिल्ली में, सी दिया मैसूर में, और डी दिया पुणे में। तो बता दें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर, तो चेन्नई में स्थित है, ठीक है, चेन्नई में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं 21वां प्रश्न के निम्न युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं, देख लेते हैं। शाकंभरी देवी मेला तो सहारनपुर में, अढ़ाई घाट मेला कहाँ पर, तो शाहजहाँपुर में, नककटैया मेला कहाँ पर, तो वाराणसी में। तो क्या हो जाएगा 21 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या 22वां प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। को रचना दिए को रचनाकार दिया है। ये थर्ड फॉर द डे किसका है, तो महात्मा गांधी जी का है, ठीक है, महात्मा गांधी जी का है। और इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन कॉन्फ्रेंस है किसका है, तो एजुकेशन बनर्जी का है, चटर्जी का है। और द गोल्डन थ्रेशोल्ड है किसका है, तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड आपका सरोजिनी नायडू का है। और इंडिया डिवाइडेड किसका है, तो राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तो देख लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड फॉर द डे किसका, तो महात्मा गांधी का। देखिए कहीं आपसे इसे मिल रहा है, आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 22 क्या हो जाएगा, 22 का आंसर इसका 22 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 23वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में के मकरौरा में की थी। तो देखें तो ये बिल्कुल ये सही दिया है, ठीक है, ये सही दिया है, ये सही दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा कथन है कि जून 1940 में कलकत्ता हालवेट स्तंभ को सुभाष युद्ध ब्रिगेड ने रातों रात जमींदोज कर दिया। फलतः ब्रिटिश हुकूमत ने 1904 में फॉरवर्ड ब्लॉक को अवैध संस्था घोषित कर दिया। तो देखें तो ये गलत दिया है, ठीक है, क्योंकि 1940 में नहीं बल्कि 1942 में किसको, कब, तो 1942 में जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो फॉरवर्ड ब्लॉक को अवैध संस्था घोषित किया था, न कि 1940 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखें तो इसका आंसर केवल 23 का जो पहला कथन है ये सही दिया है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 23 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 24वां प्रश्न की पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, क्या दिया है, देख लेते हैं। इसने संस्कृत भाषा में मत विलास प्रासन नाटक की रचना की थी। तो बिल्कुल ये सही दिया है। महेंद्र वर्मन के संदर्भ में देखें तो बिल्कुल ये सही दिया है। यह जैन मतवालंबी था परंतु संत अपार के प्रभाव से बाद में शैव बन गया, तो भी सही दिया है। तीसरा है कि सी उसकी संगीत रचना पुद्दकोटई में शिलाओं पर उत्कीर्ण है। तो देखें तो भी सही दिया है, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है डी है कि कीर्तार्जुनियम के रचयिता महाकवि भारवी को उसने प्रशय दिया, तो बल्कि ये गलत दिया है, क्योंकि जो पल्लव नरेश सिंह विष्णु थे, किसने, तो पल्लव नरेश जो सिंह विष्णु थे, इन्होंने महाकवि भारवी को प्रशय दिया था, इनके दरबार में रहते थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 25वां प्रश्न कि 1857 के महाविद्रोह के दौरान निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में कौन डंका शाह के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो देखिए पीसीएस प्रीलिम में या आरओ प्रीलिम में जो 1857 की महान क्रांति इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न बन ही जाता है, ठीक है, हर बार बन जाता है, आप लोग देखेंगे तो हर बार पेपर में बन जाता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो डंका शाह के नाम से किसे जाना गया, तो बता दें किसको जाना गया, तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह को, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला को क्या नाम है, तो इनको डंका शाह के नाम से जाना गया। जो देखें तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे कौन, तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 26वां प्रश्न का सूची को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक मंदिर दिया, को संस्थापक दिया है। तो देखिए कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर की स्थापना किसने किया, तो संस्थापक कौन था, तो 21 प्रथम था। कैलाशनाथ मंदिर की
संस्थापक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बना? तो राजा राज प्रथम ने। किसने? तो राजा राज प्रथम ने। और वही गंगेचोल ना पूरा मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ए का 2 बी का 1 देख लेते हैं किसमें है। ए का 2 बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का बी हो जाएगा, ठीक है, 26 का आंसर बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 27वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव एक साम्राज्यवादी शासन होने के साथ साथ प्रसिद्ध कवि और लेखक था, वह सोलंकी वंश से संबंध था। देखें तो ये गलत दिया है, क्योंकि जो विग्रह राज चतुर्थ था या विशलदेव था, शाकंभरी के चौहान राज से संबंध था, ठीक है। किससे? तो शाकंभरी के चौहान राजवंश से संबंध था, न कि जो है कि सोलंकी वंश से। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे दूसरा ऑप्शन कि विग्रह चतुर्थ विशलदेव ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की, जिनके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की सीढ़ियों पर अंकित है। तो देखें तो ये बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 27 का बी हो जाएगा, ठीक है, 27 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 28वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों में किस ग्रंथ की रचना कविराज भोज परमार ने नहीं की? ए दिया विद्या विनोद, बी दिया नाम मालिका, सी दिया सिद्धांत संग्रह और डी दिया हरिविलास। देखें तो किस ग्रंथ की रचना कविराज भोज परमार ने नहीं की थी? तो किसकी तो रचना नहीं की? तो विद्या विनोद का किया था, नाम मालिका का, सिद्धांत संग्रह का, बल्कि हरिविलास की रचना कविराज भोज परमार ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया? तो राजा राजशेखर ने किया था। किसने? ठीक, तो राजा राजशेखर ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का डी हो जाएगा। 29वां प्रश्न कि कन्नौज के मौखरी राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देख लेते हैं। इस वंश का संस्थापक हरिवर्मा था, ये गुप्तों के सामंत थे, तो बिल्कुल ये सही दिया है। मौखरी वंश के इतिहास का ज्ञान हमें हरदा या हरहा अभिलेख से मिलता है, तो ये भी सही दिया है। इसी वंश के शासक ग्राम वर्मा से प्रभाकर वर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह किया था। तो देखें तो ये गलत दिया है, क्योंकि गौरव वर्मा से किसने? तो गौरव वर्मन से प्रभाकर वर्धन ने पुत्री राशि का विवाह कराया तो था, जो क्या थी? तो हर्षवर्धन की बहन थी, ठीक है। किसकी? तो हर्षवर्धन की बहन थी, ठीक है। तो किससे कराया था? तो ये प्रभाकर वर्धन से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखें तो 29 का सी हो जाएगा। और जो ये वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है कि ईशान वर्मा ने मौखरी वंश को सामंती स्थिति से मुक्त कराकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो बिल्कुल ये सही दिया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि महाराजा धीराज की उपाधि से और कौन भी अपने आप को उपाधि को धारण किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 29 का आपका सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 30वां प्रश्न की महालवाड़ी भूरुद्धृति व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, देखना है। तो हाल्ट मैकेंजी ने 1819 में सुझाव दिया कि प्रत्येक ग्राम से भूमिकर अथवा लंबरदार द्वारा संग्रह करने की व्यवस्था की है, तो बिल्कुल सही है। 1822 के रेगुलेशन 7 के तहत भूमिकर जो भूमि ग्राम समाज की होती थी पर भू भाटक का 95% निश्चित किया गया, तो ये भी सही दिया है। 1833 में मार्टिन बर्ड ने भूमिकर भाटक का 66% निश्चित किया, तो ये भी सही दिया है। और लॉर्ड डलहौजी ने इसका पुनरीक्षण कर 1855 में सहारनपुर नियम के अनुसार भूमिकर भाटक का 70% निश्चित करने का सुझाव दिया, तो देखें तो गलत दिया है, क्योंकि डलहौजी ने 1855 में कहाँ पर सहारनपुर नियमों के तहत भाटक का कितना तो भूमिकर कितना निश्चित किया? तो 50%, न कि 70%, ठीक है। तो 50% भूमिकर निश्चित करने का सुझाव दिया था। तो क्या हो जाएगा? 30 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 31वां प्रश्न कि 1857 के महाविद्रोह की प्रकृति पर कुछ महानुभावों के विचारों निम्नलिखित हैं, उस विचारों को चिन्हित करें जो उनके विचारों से साम्यता नहीं रखते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। यह केवल सैनिक विद्रोह था, तो के मलसे ने कहा था, बिल्कुल सही दिया है। यह दरमान का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो L.E. रीज ने कहा था, बिल्कुल ये सही दिया है। और क्या दिया? यह बर्बता तथा बता के बीच युद्ध था, तो ये जेम्स आउटम ने किसने दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये जो है कि T.R. होम्स ने दिया था। किसने? तो T.R. होम्स ने दिया था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय विद्रोह था, तो ये बेंजामिन डिज़राएली ने कहा, तो बिल्कुल सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 31 का आपका सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 32वां प्रश्न क्या है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने हेतु प्रकाशित किया गया था? तो देखें, ए समाचार चंद्रिका, बी दिया है कलकत्ता जनरल, सी दिया सोम प्रकाश और डी दिया है समाचार दर्पण। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखें तो समाचार चंद्रिका का जो राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने हेतु प्रकाशित किया गया था, क्या नाम उसका था? तो समाचार चंद्रिका था। तो 32 क्या हो जाएगा? 32 का आपका आंसर इसका ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो ये दिया है जेठरोपा का, बी दिया है सूरजमुखी का, सी दिया है मक्का का और डी दिया है करंज का। तो देखिए, एथेनॉल के लिए किसी खेती की जा सकती है, देखें तो ये किसका? तो मक्का का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 33 का सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे एक की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक किससे? क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। आप लोग बताइएगा कि ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए? तो ओजोन परत के लिए। आप लोग भी कमेंट करेगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके लिए? तो जैव सुरक्षा के लिए। और नगोया प्रोटोकॉल किसके लिए? तो आनुवंशिक संसाधन के लिए, ठीक है। किसके लिए? तो आनुवंशिक संसाधन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ए का 2 ग्रीन हाउस गैस, क्योटो प्रोटोकॉल किसी है? तो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ए का 3 हो जाएगा आपका।
और उसके बाद से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत के लिए, ठीक है। ओजोन परत का इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो 34 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 34 का आपका ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 35वां प्रश्न कि ब्लू कार्बन से आप क्या समझते हैं, देख लेते हैं। ये दिया एक उच्च कोटि का एंथ्रासाइड कोयला है जो हल्के नीले रंग का दीप्त होता है। बी दिया है कि महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रवाहित कार्बन। सी दिया है महासागरों के नीचे जलीय वनस्पतियों द्वारा प्रयुक्त कार्बन। और डी दिया है कोल गैस के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न नीली रोशनी। देखें तो जो ब्लू कार्बन क्या होता है, तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रवाहित कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 36वां प्रश्न की बाजार हस्तक्षेप योजना निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादों की खरीद से संबंधित है। ए दिया बागवानी उत्पादों से, बी दिया है गन्ना से, सी दिया है कपास से और डी दिया है खादी और जूट उत्पादों से। तो बता दें कि बाजार हस्तक्षेप योजना निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादों की खरीद से संबंधित है। तो किससे संबंधित, तो बागवानी उत्पादनों से, ठीक है, बागवानी उत्पादों से। तो क्या हो जाएगा, 36 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 37वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन से वे आधार हैं जिनके द्वारा राज्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंध आरोपित कर सकता है। ए दिया लोक व्यवस्था, दूसरा दिया है सदाचार, तीसरा दिया है स्वास्थ्य। तो बता दें किसके लिए है, तो ये देखें तो इसमें जो राज्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंध आरोपित कर सकते हैं, तो किसके लिए, तो किसके माध्यम से, तो लोक व्यवस्था के, सदाचार से और स्वास्थ्य से। तो तीनों इसमें सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 37 का डी हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 25(1) के तहत राज्य निम्न आधारित व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंध आरोपित करता है। किस पर, तो लोक व्यवस्था पर, सदाचार और स्वास्थ्य के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 37 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 38वां प्रश्न के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने के जाने से संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वही ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से बता दें संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, क्या तो विधि का शासन भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, क्या किया, तो संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, ब्रिटेन से क्या किया, तो संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद से मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता है, कहाँ से, तो ब्रिटेन से लिया गया है। वही रूस के संविधान से देखें तो क्या क्या लिया गया, तो रूस के संविधान से आपका मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। क्या, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया, तो कनाडा से आपका संघात्मक विशेषताएं, क्या लिया गया, तो संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषेक प्रक्रिया, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, कहाँ से, तो कनाडा से लिया गया है। और देखें तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो अमेरिका से आपका प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, संविधान की व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग, उसके बाद से उपराष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हटाने की विधि और वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा, कहाँ से, तो अमेरिका से लिया गया है। वही ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य और देखें तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो गया। और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और फ्रांस से देखें तो फ्रांस से क्या लिया गया, तो फ्रांस से आपका गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श के लिए ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर ए दिया है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकतम हो, बी दिया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय न्यूनतम हो, सी दिया मानव विकास सूचकांक उच्चतम हो और डी दिया प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उपभोग व्यय अधिकतम हो। देखें तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वो होती है जिस पर क्या होता है, उसमें प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या होता है, अधिकतम हो, क्या होता है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या होता है, अधिकतम हो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 40वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भोटा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ए दिया तराई क्षेत्र में, बी दिया भावर क्षेत्र में और सी दिया पूर्वी क्षेत्र में और डी दिया विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में। तो बता दें भोटा मिट्टी कहाँ पर पाई, उत्तर प्रदेश में, तो ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 41वां प्रश्न है, देखिए सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे एक कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक उद्योग दिया, एक स्थान दिया, तो देख लेते हैं। भारत पंप कंप्रेशंस लिमिटेड है कहाँ पर, तो नैनी में आपका है, नैनी में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर, तो आपका झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर, तो कानपुर में है। डीप फ्रीज मिंट प्लांट कहाँ पर, तो टुंडला में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सामने 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 41 का आपका आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 42वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित की स्थल से पूर्व पाषाणी काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाण काल तक की संस्कृतियों का क्रम मिला है, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ से मिला है, तो संस्कृतियों का क्रम कहाँ से मिला है। तो ये दिया दमदमा से, बी दिया चौपानी मांडू से, सी दिया लेखैया से और डी दिया सराय नाहर राय से। तो देखें तो जो उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा है, तो चौपानी मांडू से। क्या मिला है, तो उत्तर मध्य पाषाण तक काल तक की संस्कृतियों का क्रम मिला है, कहाँ से, तो चौपानी मांडू से, ठीक है। कहाँ से मिला है, तो चौपानी
मांडव से एक कैसे तो पूर्व पछाड़ी काल का है, ठीक है, से लेकर के उत्तर मध्य पछाड़ काल संस्कृतियों का क्रम यहाँ पर मिला हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 43वां प्रश्न है कि हेड काउंट विधि प्रदर्शित करता है ए दिया आय और संपत्ति के वितरण की स्थिति को, बी दिया निरपेक्ष गरीबी को, सी दिया सापेक्ष गरीबी को, डी दिया निरपेक्ष बेरोजगारी को। तो ये बता दें हेड जो काउंट विधि है किसको प्रदर्शित करता है, तो निरपेक्ष गरीबी को, ठीक है, किसको, तो निरपेक्ष गरीबी को। तो क्या हो जाएगा 43 का आंसर बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 44वें प्रश्न के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है और इसके द्वारा किए गए कार्यों पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ये किसकी होती है, तो संसद की। ये दिया संसद की, बी दिया रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने वाले सदन की, सी दिया राष्ट्रपति की और डी दिया संसदीय समिति की। तो किसकी जिम्मेदारी होती है, तो ये संसद की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और देखें तो भाई आर्टिकल अनुच्छेद 151 के तहत क्या है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। और देखें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ये संसद की होती है। किसकी होती है, तो संसद की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या 45वां प्रश्न है कि अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये दिया प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार रात्रि में 9:30 बजे गैर जरूरी विद्युत लाइटें बंद कर इसे मनाया जाता है, तो बिल्कुल ये सही दिया है। अर्थ आवर 2024 की थी में हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना, ये भी सही दिया है। इसका प्रारंभ सिडनी से वर्ष 2009 में हुआ था, तो ये भी सही दिया है। और इसका आयोजन जलवायु परिवर्तन पर अंतरकारी पैनल IPCC के करता है, तो देखें तो ये गलत दिया है, क्योंकि इसका आयोजन कौन करता है, तो WWF कौन, तो आयोजन वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर तो 45 का आंसर 45 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब 46वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, चाहे नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और जनजाति दिए कोड उसके मूल निवास दिए हैं, देखें तो क्या हो जाएगा। तो लवांडा जो जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है, उनका मूल निवास क्या है, तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। क्या है, तो आंध्र प्रदेश है, लवांडा का आंध्र प्रदेश है। और कोन्या कहाँ, तो कोन्या का आपका नागालैंड में। मुरिया कहाँ पर, तो मुरिया आपका छत्तीसगढ़ में मूल निवास होता है। और मीरी कहाँ पर, तो मीरी का आपका असम में। तो क्या हो जाएगा, ए का 3 और B51 देख लेते हैं किसमें है, तो ए का 3 B51 तो एक ही ऑप्शन में है, तो 46 क्या हो जाएगा, 46 का आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 46 का आंसर बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 47वां प्रश्न किसी रसायनों से होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। ये दिया अबिंदु प्रदूषण, सी बी दिया है कृषि प्रदूषण, सी दिया है संदूषक प्रदूषण और डी दिया है बिंदु प्रदूषण। बता दें जो कृषि रासायनिक से होने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं, तो इसको अबिंदु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है, अबिंदु प्रदूषण कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 48वें प्रश्न निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व विक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दिया राजपीपला पहाड़ी, बी दिया है, दूसरा दिया है कि महादेव श्रृंखला और तीसरा दिया है मकाल श्रृंखला और डी दिया है बड़वानी की पहाड़ी। से देखें तो जो इसमें क्या देखना है, हम लोग को पश्चिम से पूर्व क्रम में देखना है। तो बता दें आप लोगों को कि मैपिंग इसी चैनल पर सर के द्वारा मैपिंग कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बता देते हैं, तो पश्चिम से पूर्व में देखना है, ठीक है। किसमें, तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आएगी, तो सबसे पहले राजपीपला की पहाड़ी, उसके बाद से कौन सी पहाड़ी, तो बड़वानी की पहाड़ी, उसके बाद से देखेंगे तो महादेव की पहाड़ी या श्रृंखला और उसके बाद से लास्ट में क्या आ जाएगा मैकाल श्रृंखला। तो क्या हो जाएगा 1423, ठीक है, 1423 किसमें है, तो 1423। तो 48 क्या हो जाएगा, 48 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 48 का आंसर बी हो जाएगा। 49वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर है। ये दिया गार्डविन हास्टिंग, बी दिया नामचा पर्वत, सी दिया कंचनजंगा और डी दिया नंगा पर्वत। तो बता दें भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा है। और ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा, ये कहाँ पर स्थित, तो ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो गार्डविन हास्टिंग या K2 है, परंतु इस समय पाक अधिकृत कहाँ पर, तो कश्मीर में है, कहाँ पर, तो कश्मीर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का सी हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन पर से उत्पन्न आवासीय बल जो उत्तरी गोलार्ध में गतिमान चीज़ों को अपने दाहिनी ओर विक्षेपित करता है, बिल्कुल सही दिया है। वही दक्षिणी गोलार्ध में यह गतिमान चीज़ों को अपने बाईं ओर विक्षेपित करता है, तो भी सही दिया है। विषुवत वृत्त पर यह गतिमान चीज़ों को पृथ्वी सतह से 90% पर 90 डिग्री पर क्या करता है, तो विक्षेपित करता है, तो बल्कि ये गलत दिया है, क्योंकि जो विषुवत वृत्त पर क्या होता है, तो कोरियोलिस बल होता है वो शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस बल से मध्य अक्षांशीय चक्रवातों, हरिकेन चक्रवातों जैसे मौसमी और परिघटनाओं के प्रवाह का दिशा निर्धारित होता है, तो ये सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 51वां प्रश्न देख लेते हैं। सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में समुद्री लहरें जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। तो ये देखें तो ये क्या दिया है, तो ये सही है, ठीक है। आगे क्या है कि सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो, तो ये भी आपका सही दिया है, ठीक है। तो ये भी आपका सही दिया है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो दोनों कथन सही है, तो 51 का आपका आंसर 51 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 52वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। आइसोहैलाइन ऊर्ध्वाधर समुद्री लवणता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। दूसरा है कि हैलोक्लाइन सागरी लवणता को प्रदर्शित करता है। तीसरा है कि
सी दिया है कि उच्चतम सागरीय लवणता भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है, तो देखें तो ये भी सही दिया है। और चौथा ऑप्शन क्या देखिए, सर्वोच्च लवणता वाला महासागर अटलांटिक महासागर है, तो देखें तो ये गलत दिया है। ठीक है, ये गलत दिया है क्योंकि जो आइसोएलाइन क्षैतिज लवणता प्रदर्शित करता है वही हेलोक्लाइन क्या है, तो हेलोक्लाइन महासागर का वह क्षेत्र है जहाँ गहराई के साथ क्या होता है, तो लवणता बढ़ती जाती है। तो उच्चतम लवणता कहाँ पर मिलता है आपका, तो 20 डिग्री से कहाँ पर, तो 20 डिग्री से 40 नॉर्थ उत्तरी और वही 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी के अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो ये तीनों गलत हो जाएगा। और बल्कि जो ये सर्वोच्च लवणता वाला महासागर अटलांटिक महासागर तो बिल्कुल ये सही दिया है। ठीक है, और जो तीनों जो है गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 का डी हो जाएगा। 53 नंबर पर निम्नलिखित आयोगों में किसी का गठन 1975 के आपातकाल के प्रभाव की जांच हेतु किया गया था। ए दिया सरकारी आयोग, बी दिया सिंघवी कमेटी, सी दिया वेंकटाचलैया आयोग और डी दिया शाह आयोग। तो बता दें किसका गठन 1975 के आपातकाल के प्रभाव की जांच हेतु किया गया था, तो किसका गठन, तो शाह आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए, तो आपातकाल के प्रभाव की जांच हेतु किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 53 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके मध्य में रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो कितनी होगी, देख लेते हैं कितनी होगी। देखिए दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए उनके मध्य दूर रखे वस्तु प्रतिबिंबों की क्या होता है, जिसका फॉर्मूला 360 डिग्री इंटू थीटा -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो देखिए 360 अपान 30 -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -1 हो जाएगा क्योंकि 12 3 36, 12 -1 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो ये 11 होगी, तो 55 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है, 55 प्रश्न की सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए क्या दिया है, कोई इस्पात केंद्र को लौह अयस्क आपूर्ति क्षेत्र दिया है। तो देखिए भिलाई कहाँ पर, तो भिलाई आपका डल्ली राजहारा में। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़, डल्ली राजहारा में। भद्रावती कहाँ, भद्रावती आपका कर्नाटक में शायद। तो यहाँ पर क्या है, तो कैमनगुंडी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी का पवन हो जाएगा। जमशेदपुर आपका कहाँ पर, तो गुरु मसानी में। ठीक है, और राउरकेला कहाँ पर, तो केवझर में। तो क्या हो जाएगा, ए का 2 बी का 1 देख लेते हैं, ये किसमें है, तो ए का 2 बी का 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 55 का 55 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 55 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है, 56 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पश्चिमी जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। तो ए दिया तुल्कापियम में, बी दिया शिल्पादिक्रम में, सी दिया पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में और डी दिया टैलेमी की जियोग्राफी में। तो बता दें कि इसमें कहा गया है, तो ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में कि जो पश्चिमी जगत को भारत से निर्यात की जाने वस्तु की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है किसमें, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। तो क्या हो जाएगा, 56 का सी हो जाएगा। और देखें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसी अगात यूनानी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 56 का सी हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा तोल्कापियम क्या है, शिल्पादिक्रम क्या है और टालमी की ज्योग्राफी ये किसने लिखा है, ये क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 57 प्रश्न के चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे हैं, तो आप लोग ऐसे ही क्रोनोलॉजी में प्रश्न को खुद को बनाइए, फ्रेम करिए और इसको याद करिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले कौन आते, बाबा फरीद। ठीक है, उसके बाद से शेख निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद से शेख नारुद्दीन चिराग दहली, उसके बाद से कौन आते हैं लास्ट में, तो सैयद मोहम्मद गेसूदराज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देख लेते हैं 41 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4213। ठीक है, 4213 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 57 का बी हो जाएगा। ठीक है, 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 58 प्रश्न किस समकालीन ब्रिटिश संसद ने 1897 विद्रोह को राष्ट्रीय उदय की संज्ञा दी थी। ए दिया लॉर्ड कैनिंग ने, बी दिया डिजरायली ने, सी दिया लॉर्ड एलनबरो ने और डी दिया गिल्डस्टोन ने। तो किसने राष्ट्रीय उदय की संज्ञा दी थी 1897 के विद्रोह को, तो किसने, तो डिजरायली ने। ठीक है, और जो बेंजामिन डिजरायली था यह कंजर्वेटिव पार्टी की एक सांसद था और ब्रिटिश संसद में बोलते हुए 1897 के विद्रोह को क्या कहा था, तो राष्ट्रीय उदय की संज्ञा दी थी। तो क्या हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 59 प्रश्न की निम्नलिखित में किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। ए दिया है समाचार चंद्रिका, बी दिया है सहचर, सी दिया है मधुवृत्त और डी दिया इंदु प्रकाश। तो किसने, तो ये सहचर ने क्या कहा, तो भारत में रेल का विकास एक क्या है, तो हथकड़ी है। ठीक है, और ये जो समाचार पत्र था ये कब, तो 30 अप्रैल 1884 में अपने अंक में क्या कहा, तो रिसर्चर ने रेल विकास की तीव्र आलोचना करते हुए कहा था कि लौह पथों के विस्तार का अर्थ क्या है, तो लौह बंधन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 59 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या पर 60 प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम चुनाव के बाद जब लोकसभा की प्रथम बैठक आहूत की जाती है तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। तो देखें तो ये गलत दिया है क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को किसके, तो वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन है कि जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 60 का बी हो जाएगा। ठीक है, 60 का आंसर बी हो जाएगा आपका। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
61 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी गर्तें प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी गर्तें प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, तो देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देख लेते हैं। तो मिडनाव और कर्मडक ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। तो प्रशांत महासागर में कौन कौन सी गर्तें पाई जाती हैं, तो ये कौन कौन सी गर्तें पाई जाती हैं, तो बता दें कौन कौन सी गर्तें पाई जाती हैं। तो ये मिडनाव और कर्मडक कहाँ पर पाई जाती है, ये प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। बल्कि जो मिन्नाव कार्मेटक हो गया, और मैरियाना कहाँ पर पाया जाता है, तो मैरियाना आपका प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक है। गर्ते हैं टोंगा कहाँ पर, टोंगा गर्त कहाँ पर, तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। टोंगा पर कहाँ पर, तो प्रशांत महासागर में। मिन्नाव हम लोग देख लिए जो प्रशांत महासागर में। प्यूर्टो रिको कहाँ पर, तो प्यूर्टो रिको आपका ये कहाँ पर, तो अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पर, तो पश्चिमी द्वीप समूह के पास है। अटकामा जो गर्त है कहाँ पर, तो अटकामा गर्त आपका प्रशांत महासागर में। रोमसे गर्त कहाँ पर, तो रोमसे आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। वही सुंडा गर्त कहाँ पर, तो सुंडा गर्त आपका कहाँ पर, तो सुंडा गर्त आपका दक्षिण हिंद महासागर में। और ल्यूसियन ट्रेंच और ल्यूसियन गर्त, उसके बाद से क्यूराइल गर्त, ठीक है। जापान गर्त, मिन्नाव ग्रंथ, मेरियाना ग्रंथ ये कहाँ पर, तो पश्चिमी छोर अटकामा। और टोंगा गर्त कहाँ पर, तो ये आपका प्रशांत महासागर के पूर्वी समूह पर है, ठीक है। और सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सबसे गहरा गर्त बता दें आप लोगों को, मेरियाना ट्रेंच है। कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, ठीक है। कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, ठीक है। और जो सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त आपका कहाँ पर, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 62 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो इक्वेटर और पेरू तट के साथ साथ समुद्रिक सतह पर कभी कभी गर्म पानी के प्रवाह की एक परिघटना है जो सामान्यतः क्रिसमस के आसपास घटित होता है और कुछ सप्ताह से कुछ महीनों तक क्या होता है, तो बना रहता है। तो देखें तो ये कथन जो है कि बिल्कुल ये सही दिया है, ठीक है। तो ये जो पहला जो कथन है बल्कि ये सही दिया है। दूसरा कथन है कि लाल नीना एक ऐसी परिघटना है जिसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय पवनें सबल हो जाती हैं, जिसके कारण मध्यवर्ती में पूर्वी प्रशांत महासागर में ठंडे जल का आगमन असामान्य संचयन हो जाता है। देखें तो दोनों सही दिया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 63 में प्रश्न केल्सी भवन से आप क्या समझते हैं। ये दिया है कि यह एक जैविक मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है जिसमें मृदा में जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्था विकसित हो जाते हैं। तो देखें तो ये गलत दिया है। दूसरा ऑप्शन है कि यह एक शुष्क पर्यावरणीय मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है जिससे धरातल की मृदा परतों में चूना एकत्रित हो जाता है। तो देखें तो ये सही दिया है, ठीक है, ये सही दिया है। तो और ये जो ऑप्शन है दोनों गलत दिए हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 63 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 64 प्रश्न की भारत के दक्कन ट्रैप का शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। तो ये दिया मिश्रित ज्वालामुखी उद्गार, बी दिया शील्ड ज्वालामुखी उद्गार, सी दिया बेसाल्ट ज्वालामुखी उद्गार और डी दिया कुंड ज्वालामुखी उद्गार। तो भारत में दक्कन ट्रैप का शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, तो शील्ड ज्वालामुखी उद्गार का क्या है, तो परिणाम है। तो क्या हो जाएगा, 64 का आपका बी हो जाएगा। और देखें तो सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। भारत के दक्कन ट्रैप का शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, तो किसका है, तो बेसाल्ट ज्वालामुखी उद्गार का ये परिणाम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो 64 का सी हो जाएगा। और देखें तो भारत का जो दक्कन ट्रैप है जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है वो कैसा है, तो बेसाल्ट ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ है, ठीक है। तो 64 का सी हो जाएगा। 65वां प्रश्न के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को पदच्युत करने की प्रक्रिया विवृत नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि राज्यपाल का शपथ या प्रतिज्ञान भारतीय संविधान की तिथि अनुसूची में, तो देखें तो गलत दिया है, ठीक है, गलत दिया है। ये क्या दिया है, तो गलत दिया है क्योंकि राज्यपाल का शपथ है प्रतिज्ञान अनुच्छेद 159 में वर्णित है। किसमें, तो अनुच्छेद 159 में वर्णित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया कि राज्यपाल न्यायिक शक्तियाँ नहीं धारित करता है। तो देखें तो ये भी गलत दिया है क्योंकि राज्यपाल को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत क्षमा क्या किया, तो क्षमा हो गया, प्रलिम्बन है, विराम है या परिहार है। किसके तहत, तो देखें तो प्रलिम्बन 217 आर्टिकल 217 के तहत, उसके बाद से विराम या परिहार जो है कि 233 के तहत, और वही परिहार किसके, तो परिहार जो है कि 234, ठीक है। तो इन लोगों के माध्यम से इनको न्यायिक शक्ति दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कि जो तीसरा जो है कि ये भी गलत दिया है, ठीक है, ये भी गलत दिया है। जो पहला जो कथन है ये सही दिया है, ठीक है, पहला जो कथन है कि ये सही है, और जो दूसरा कथन है ये भी आपका सही दिया है। जो तीसरा कथन है ये क्या दिया है, तो ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो केवल ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार जब आबाद की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी विधि बनाकर ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, किंतु आपातकाल की समाप्ति पर उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास से अधिक नहीं होगा। तो ये सही दिया है। अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तब वह 6 माह तक चलेगा, परंतु उससे आगे के लिए संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह के आवर्तों के अनुमोदन के साथ अधिकतम 3 वर्ष तक लगा रह सकता है। तो देखें तो दोनों कथन इसमें आपका सही दिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखें तो 66 का आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 66 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।